बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप करते हुए हमें फेस करना पड़ते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमारे पास ट्रेनिंग डाटा है ही नहीं, लेट्स से हमने एक स्पैम क्लासिफायर बनाना है और हमारे पास ट्रेनिंग डाटा नहीं है, फिर तो हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है कि हमें कुछ खुद से जो है वो कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। हमें खुद से कुछ रूल्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर उसके अंदर जिस डॉक्यूमेंट को हम चेक कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट के अंदर व्हीट आ रहा है या ग्रेन आ रहा है और उसमें होल या ब्रीड नहीं आ रहा, तो देन इसकी जो कैटेगरी है, वो हम उसको ग्रेन असाइन कर देते हैं। ठीक है? इसको ऐसे ही समझें कि हमारे पास 100 डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं और हमने उनको 2 फ़ोल्डर्स के अंदर जो है वो प्लेस करना है अलग-अलग। ये हमने चेक करना है साथ-साथ कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो ग्रीन से बिलॉन्ग करता है या ग्रीन से बिलॉन्ग नहीं करता है। तो 2 क्लासेस हैं हमारे पास या हम उसको अलग-अलग जो है वो कैटेगराइज़ कर रहे हैं। ठीक है? या हम यूँ समझ लें कि हम हमारे पास कुछ सीरीज़ हैं जो हमें रिसीव हुए हैं और उन सीरीज़ को हम जो हैं वो अलग-अलग 2 फ़ोल्डर्स में रखना चाह रहे हैं। कुछ कैटेगरीज़ या कुछ कीवर्ड्स की बेस पे हम उसको रेलेवेंट और इर्रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में या सीरीज़ में जो है वो क्लासिफ़ाई करना चाह रहे हैं कि 2 फ़ोल्डर्स में हमारे पास जो है सारे के सारे सीरीज़ आ जाएँ। ताकि अगर हमारे पास थाउज़ेंड्स ऑफ सीरीज़ हैं, तो हम वो सीरीज़ जो कि ज़्यादा रेलेवेंट हैं, उन पे फ़ोकस करें, बजाए ये कि हम सारे सीरीज़ को एक-एक ओपन करके जो है वो देखते रहें। अच्छा, अगर हमारे पास ट्रेनिंग डाटा नहीं है, तो उस केस में हमें केयरफुल क्राफ्टिंग जो है वो रूल्स की खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है? और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम एक-एक डॉक्यूमेंट को ओपन करके उसमें कौन से वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं और फिर उस डोमेन के यानी कि चाहे सीरीज़ के केस में तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। लेकिन अगर मेडिकल के डोमेन के डॉक्यूमेंट्स हों, जिसमें मेडिकल की टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई हुई है, तो वहाँ पे कोई एक्सपर्ट होगा, वही बता सकेगा कि इसको ये वाले अगर रूल्स होंगे, तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये क्लास ए में बिलॉन्ग करेगा और अगर ये वाले कीवर्ड्स होंगे, तो अगर डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे, तो वो क्लास बी के अंदर जो है, उससे बिलॉन्ग करेगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है, अगर आपके पास ट्रेनिंग डाटा अवेलेबल नहीं है, तो फिर डेफ़िनेटली आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप रूल्स जो हैं, वो डिफ़ाइन करें। अच्छा, अगर आपके पास बहुत कम डाटा है, यानी कि ट्रेनिंग डाटा है आपके पास लेकिन बहुत कम है, तो उसके लिए फिर आप नैव बेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नैव बेस जो है इसे कहा जाता है कि ये हाई बायस एल्गोरिदम है और हाई बायस एल्गोरिदम से मुराद ये है कि ये अगर डाटा कम भी हो तो उस पे ओवरफिट नहीं करता, ठीक है? ये हाई बायस और ये ओवरफिटिंग ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसकी डिटेल्स आप वैसे सर्च भी कर सकते हैं और अगर हमारी कोई डिस्कशन होती है फर्दर तो उसमें हम आप मुझसे क्वेश्चन भी इस हवाले से कर सकते हैं। ये बेसिकली मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप को इजीली सर्च करने पे मिल जाएँगे। अच्छा, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास डाटा बहुत कम है, तो ये भी किया जा सकता है कि आप डाटा और कलेक्ट करें। और कुछ इस तरह के क्लेवर वेज़ जो हैं वो ढूँढें कि आप यूज़र से डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकें। जैसे कि डिफरेंट यूँ कह लें कि हम आपने कैप्चाज़ जो हैं वो देखे होंगे, कैप्चाज़ के अंदर जो डाटा आता है और उसमें आप किस तरह से यूज़र से जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। या स्पैम की एग्ज़ाम्पल ले लें कि जो भी ईमेल आप मार्क एज़ स्पैम करते हैं, वो फ़र्दर जो है डाटा जनरेट हो रहा है और वो डाटा जो है वो बहुत यूज़फुल है क्लासिफ़ायर्स के लिए। इसी तरह से आप सेमी सुपरवाइज़्ड ट्रेनिंग मेथड्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें बूटस्ट्रैपिंग है, ईएम है ओवर अनलेबल्ड डॉक्यूमेंट्स और इस तरह से और काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अगर आपके पास डाटा बहुत कम है तो आप इस तरह के मेथड्स जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास रीज़नेबल अमाउंट में डाटा है, फिर आप क्या करेंगे? अगर आपके पास रीज़नेबल अमाउंट में डाटा है यानी कि अ, 20,000 से लेके 50,000 तक डाटा है, वो रीज़नेबल अमाउंट में डाटा है, 30 टू 50,000 आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके लिए आप नैव बेस जो है, उससे बेहतर क्लासिफ़ायर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं,
जिसमें सपोर्ट वेक्टर मशीन है और रेगुलराइज्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, ये दोनों यूज़ होते हैं। एसवीएम जो है वो स्लो है, ट्रेनिंग के हवाले से उस पे टाइम लगता है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो काफ़ी एफिशिएंट भी है और बेहतर भी है, अगर आपके पास डाटा जो है वो रीज़नेबल अमाउंट में अवेलेबल है। इसी तरह से डिसीजन ट्रीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? डिसीजन ट्री के जो हैं अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। और बेसिक फ़ायदा ये है डिसीजन ट्रीज़ का कि इसकी जो क्लासिफ़िकेशन है, वो ह्यूमन इंटरप्रेटेबल है, ठीक है? यानी कि आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था डिसीजन ट्रीज़ किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। जब हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंसेस को हम स्प्लिट करने के लिए कि हमने फुल स्टॉप पे अगर ये डिसीजन लेना है कि वो एक न्यू सेंटेंस वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम जो है वो क्लासिफ़ायर यूज़ कर सकते हैं और उसमें हमने डिसीजन ट्री का भी डिस्कस किया था। कि डिसीजन ट्री एक बनेगा जिसमें इफ एल्स कंडीशंस होंगी और उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये उससे अगला लेट्स से अगर जो वर्ड है उसकी बेस पे या उससे पहले वाले जो वर्ड हैं उसकी बेस पे हम ये चीज़ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो डिसीजन ट्रीज़ जो हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं क्लासिफ़िकेशन के लिए। और अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, यानी मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें आपको बेहतर एक्यूरेसी जो है आप एक्सपेक्ट करेंगे, आपको करना चाहिए कि आपको बेहतर एक्यूरेसी जो है वो मिलेगी। और लेकिन उस पे डेफ़िनेटली कॉस्ट जो है वो टाइम की इन्वॉल्व होगी। अगर बहुत ज़्यादा डाटा है आपके पास तो एसवीएम जो एल्गोरिदम है या केएनएन जो एल्गोरिदम है, ये बहुत स्लो लर्नर्स हैं। उस पे काफ़ी टाइम जो है ये लगाते हैं। उसके मुकाबले में रेगुलराइज़्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है, वो समवॉट हम ये कह सकते हैं कि बेहतर है इन दोनों से। और अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है तो आप नैव बेस जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और बल्कि एक रिसर्च हुई थी अर्ली 2000s में और उसमें ये चीज़ देखी गई थी कि डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स हैं जैसे-जैसे उसमें डाटा जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है? तो एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाती है और नैव बेस्ड जो एल्गोरिदम है उन उसकी भी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो कंपेरेबल है बाकी जो एल्गोरिदम्स हैं। ये कुछ हिस्टोरिकली कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम रहे हैं जो अब ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। मेमोरी बेस्ड है, विनो है, परसेप्ट्रॉन है और नैव बेस है। तो ये कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जैसे-जैसे डाटा जो है उसका साइज़ ग्रो करता है, तो आप सिंपल एल्गोरिदम सच एज़ नैव बेस जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी आपको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। और रियल वर्ल्ड जो सिस्टम्स हैं उसमें ऑटोमैटिक क्लासिफिकेशन भी हो रही होती है और मैनुअल रिव्यू भी होता है अनसर्टेन या डिफ़िकल्ट जो केसेज़ हैं उनका। फाइनली एक और चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर डिस्कस किया था कि जब हम प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उसमें अंडरफ्लो न्यूमेरिक अंडरफ्लो जो है उसका प्रॉब्लम जो है वो रेज़ हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मली लॉग ले लेते हैं इनका प्रोबेबिलिटीज़ का और फिर उस लॉग जो है उसकी बेस पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है लॉग लेने के बाद वो किसकी आ रही है और उस वो वाली क्लास जो है हम बेसिकली जो है वो असाइन कर देते हैं। इसी तरह से कुछ और जो यूँ कह लें कि ह्यूरिस्टिक्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि डोमेन स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं या वेट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और उनको डिफरेंट वेट्स जो हैं हम असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को। इसी तरह से कुछ जो टर्म्स हैं उनको हम कोलैप्स जो है वो कर सकते हैं। जैसे पार्ट नंबर्स है, केमिकल फार्मूलाज़ है, स्टेमिंग है, ठीक है? लेकिन स्टेमिंग जनरली देखा गया है कि क्लासिफिकेशन के अंदर इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है? इसी तरह से जो कुछ वर्ड्स हैं उनको ज़्यादा वेट भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक डॉक्यूमेंट के अंदर
एक वर्ड जो है वो टाइटल के अंदर आ रहा है, तो मे बी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इसी तरह से हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है, उसको ज़्यादा वेट दिया जा सकता है। इसी तरह से वो वाला सेंटेंस जिसमें कि टाइटल जो है उसके कोई वर्ड्स आ रहे हैं, उसके उस सेंटेंस के सारे वर्ड्स को ज़्यादा वेट जो है वो साइन किया जा सकता है। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो अपना सेंटीमेंट एनालिसिस या कोई भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टास्क है, उसकी परफॉर्मेंस को ट्वीक कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं।